गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। आजकल कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक की सहायता ली जाती है। यह तकनीक किसी पदार्थ द्वारा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में पदार्थ के अणुओं द्वारा विभिन्न ऊर्जा के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इन्हीं स्पेक्ट्रमों के आधार पर हम किसी भी नए कंपाउंड का विश्लेषण कर सकते हैं या उसके संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। पराबैंगनी एवं दृश्य अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ द्वारा निकट पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में प्रकाश के अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। इस तकनीक में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोश में इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण होता है, अर्थात अणु का एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जिसे पराबैंगनी अवशोषण बैंड कहा जाता है। पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र को यदि हम देखें तो इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, दो में डिवाइडेड होती है। एक तो होती है फार रीजन और एक होता है नियर रीजन। जो आपका जो फार रीजन होता है वो होता है 10 से 200 नैनोमीटर के बीच में, जबकि आपका जो नियर रीजन होता है वो किसके मध्य होता है, 200 से 380 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। अवशोषण जो है, अवशोषण स्पेक्ट्रो को हम जनरली लैम्बर्ट बियर रूल से भी आसानी से समझ सकते हैं। और इस नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक पदार्थ में से एक वर्णीय प्रकाश की किरणों को प्रवाहित किया जाए तो अवशोषणांक किरण के द्वारा तय की गए पथ की लंबाई के समानुपाती होती है, यानी A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे A क्या है, आपका एब्जॉर्बेंस है, जबकि L आपका पाथ लेंथ है, यानी पथ की लंबाई है। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी होता है, यानी कि जो आपकी जो विलयन है, इसकी जो मोलर सांद्रता है उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है। लैम्बर्ट बियर के अनुसार इसके अनुसार जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तनु विलयन में से प्रवाहित की जाए तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अतः अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की मोलर सांद्रता C तथा पथ की लंबाई L के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C L। ठीक है। तो A जब हम एक्सलोन हटाएंगे तो A इज इक्वल टू एक्सलोन CL है। A इज इक्वल टू log 10 I0 अपॉन I इज इक्वल टू एक्सलोन CL। यहाँ पे I0 क्या है, आपतित विकिरणों की तीव्रता है, I परागत विकिरणों की तीव्रता है, एक्सलोन यहाँ पे अवशोषण गुणांक है, L यहाँ पे विलयन में प्रकाश द्वारा तय गए पदार्थ की लंबाई है, जबकि C यहाँ पे विलयन की मोलर सांद्रता होती है। ठीक है। तो यदि C 1 ग्राम मोल प्रति लीटर हो और L जो 1 सेंटीमीटर हो तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एक्सलोन हो जाता है। ठीक है। अब आता है संक्रमण के प्रकार। पराबैंगनी विकिरणों के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित किया जाता है। इस उच्चतम ऊर्जा स्तर को प्रतिआबंध ऑर्बिटल कहते हैं तथा अणु की मूल अवस्था में ये ऑर्बिटल खाली रहते हैं। ठीक है। सिग्मा पाई जो है वो बंधी आणविक कक्षक या बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं, जबकि सिग्मा स्टार और पाई स्टार जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। एन जो कि इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल जो कि हमारा बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के रूप में कहलाता है। पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भाग लेते हैं, जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो गया, पाई टू पाई स्टार संक्रमण हो गया, एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो गया। ठीक है। और एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण हो गया। और आगे हमने यहाँ पर सारे संक्रमण हैं जो कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाए गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा है। वहीं यदि हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को देखें तो वहाँ पे ऊर्जा जो है, एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, यानी कि हमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जनरली 4 प्रकार के मुख्यतः संक्रमण पाए जाते हैं, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः 4 प्रकार के ही ट्रांजिशन हमें मिलते हैं। इसमें पहला ट्रांजिशन है इसका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यह संक्रमण संतप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है, जहाँ सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं। इस संक्रमण
के कारण अवशोषण बैंड सुदूर में पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे मीथेन का 125 नैनोमीटर में और एथेन का 135 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड दिखाई देता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 200 नैनोमीटर से नीचे का जो क्षेत्र है वो कि हम उसमें एब्जॉर्प्शन हमें उसी में दिखाई देता है, उसके नीचे हमारी रेंज में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की ऊर्जा से बहुत कम ऊर्जा की इसमें आवश्यकता पड़ती है। यह संक्रमण ऐसे यौगिकों में जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन आदि परमाणु होते हैं उनमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम मेथेनॉल को देखें तो 174 नैनोमीटर पर तथा मेथिलीन क्लोराइड 172 नैनोमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है। तीसरा संक्रमण होता है पाई टू पाई स्टार संक्रमण। पाई टू पाई स्टार संक्रमण की ऊर्जा N2 सिग्मा स्टार संक्रमण से कम होती है। यह संक्रमण मुख्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, जहां पाई इलेक्ट्रॉनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CO, C ट्रिपल बॉन्ड N इत्यादि। इन संक्रमणों के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सामान्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसी तरह से लास्ट संक्रमण यदि हमें देखने को मिलता है वो होता है N2 पाई स्टार संक्रमण। N2 पाई स्टार संक्रमण सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन यौगिकों के दोनों ही प्रकार के N इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि CO, C डबल बॉन्ड CO, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसमें लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ऑक्सीजन के पास में भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। वे संक्रमण जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती वो लघु तरंग दैर्ध्य में तथा जिनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य में मिलते हैं, यानी कि इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, यानी कि यदि कम ऊर्जा दे रहे हैं तो हमें लंबी उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और यदि हम उसमें ऊर्जा बहुत अधिक ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है तो हमें वो कम तरंग दैर्ध्य पर एब्जॉर्प्शन मिलेगा। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं नीचे आप देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में दे रखा है 150 नैनोमीटर में। जो आपने जो अवशोषण क्षेत्र देख रहे हैं उसमें आप ये देखिए N2 सिग्मा स्टार 200 नैनोमीटर से कम होता है, पाई टू पाई स्टार 200 नैनोमीटर से कम, जबकि N2 पाई स्टार 200 से 400 नैनोमीटर के करीब होता है। कुछ यौगिक जैसे संतप्त एल्केन, अल्कोहल, ईथर आदि में 200 से 780 नैनोमीटर के क्षेत्र में अवशोषण बैंड नहीं देते हैं, इससे इनका प्रयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक में विलायक के रूप में यदि एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। यदि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं शो करेगा तो ऑब्वियसली हम उसको किस में यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट की तरह यूज़ करेंगे, यदि हमें पीक नज़र नहीं आती है। अब अवशोषण बैंड की विस्तृतता। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड अक्सर ब्रॉड होते हैं। इनका मुख्य कारण, आपको शार्प पीक नहीं मिलेगी, आपको बहुत ब्रॉड पीक मिलेगी, और इसका मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ अणु में कंपनिक और घूर्णनात्मक यानी वाइब्रेशन और रोटेशनल संक्रमण भी होते हैं। और इन वाइब्रेशन और रोटेशनल संक्रमणों की वजह से क्या होता है कि ये बहुत कम एनर्जी पे होते हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी में जाने के लिए जब उसमें हम वो रेडिएशन डालते हैं तो क्या होगा, जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने से क्या हुआ कि जो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी है उसके लिए आपको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रोटेशन के लिए, तो हमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड पीक मिल जाती है इन की वजह से। ठीक है, तो एक अवशोषण बैंड की मुख्य दो विशेषता होती है, एक तो उसकी इंटेंसिटी को हम देखते हैं, दूसरा हम उसकी पोजीशन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे की बात पे डिस्कस करेंगे।